हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ग्रेविटी का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्री फॉल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्रीली गिरना। अब सपोज करो कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। ये मैंने इसका सर बना दिया। इसने ली है एक बॉल, ओके। और इसने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया और बॉल को फेंका नहीं है, बात को समझो। बॉल को थ्रो नहीं किया है फोर्स लगा के, बॉल को बस छोड़ दिया। जैसे आप अपने हाथ में कोई सामान ले लो और उसको छोड़ दो बिल्कुल नीचे जाने के लिए, तो ये जाके ग्राउंड पे टकराएगी। तो इसने भी वही किया। तो हुआ क्या बेटा कि अब इन्होंने तो अपना काम कर दिया, बट ये फ्री फॉल हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? बीच में एयर होगी, एयर एयर एयर। एयर भी तो इसको रेजिस्टेंस लगाएगी ना बॉल के ऊपर। ये जो बॉल है इसके ऊपर एयर भी तो अपवर्ड रेजिस्टेंस लगाएगी। जैसे आप बाइक चलाते हो, इस डायरेक्शन में बाइक चलाओगे तो आपको हवा कैसे लगती है? इस डायरेक्शन में। तो जब आप बॉल को नीचे फेंकोगे तो हवा किधर जाएगी? उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। जो क्या करेगा, इसकी स्पीड को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो फ्री फॉल, जो फ्री फॉल होता है वो एक आइडियल कंडीशन होती है। प्रैक्टिकली जैसे इसको आप वैक्यूम में देख सकते हो। क्या होगा कि आप बॉल को फेंक रहे हो और बॉल पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि फ्री फॉल में सिर्फ और सिर्फ अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी बॉडी के ऊपर, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, बस वही लग रहा है और दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक बात बताओ, आपने मोशन का चैप्टर पढ़ लिया है। आपने मोशन का चैप्टर पढ़ लिया तो आपको पता है कि जब कोई वेलोसिटी, कोई भी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करती है बिना किसी फोर्स के, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जीरो। अब ये फ्री फॉल हो रहा है तो मतलब इसको बस छोड़ दिया गया है और ये इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो फ्री फॉल से आपने एक चीज क्या कंक्लूड कर ली कि जब भी कहीं फ्री फॉल लिखा रहेगा, जब भी कहीं फ्री फॉल लिखा रहेगा सर, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विल बी इक्वल टू जीरो। धरती की तरफ जो भी सामान फेंका जाएगा या गिरा जाए, गिरेगा, फेंकने पे तो फोर्स लग जाएगा। धरती पे अगर हम कोई सामान ऊपर से ऐसे छोड़ दें, वो नीचे की तरफ आएगा और उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स ना लगे, एयर रेजिस्टेंस एब्सेंस हो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस लगाएगा अपवर्ड, अपवर्ड ये नहीं है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है। तब के केस में जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? हम फ्री फॉल। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या कहती है फ्री फॉल की? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, जब हम एक ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं टू फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहली चीज क्या मिली यहां से? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी अदर टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दिस इज द मेन लाइन, विदाउट एनी अदर टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसको ध्यान से समझो, मतलब कि इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी वाले फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं सर? फ्री फॉल। और यहाँ पे स्टार है। इट शुड बी नोटेड दैट इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी को हम मोशन में किससे डिनोट करते हैं? यू से सर। यू जीरो रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब होता क्या है, देखो, अब ये फ्रीली फॉल किया। बैक चलो थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे। अब जैसे मान लो ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये फ्रीली फॉल कर रहा है। ऊपर से तो कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगा था, मतलब फेंकने के लिए। लेकिन जो हमारा सरफेस है, हमारा जो सरफेस है, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। एफजी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक फोर्स तो लगेगा ना सर इसके ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो क्या करता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अ बॉडी विल रिमेन इन मोशन, अरे सॉरी, अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक बात बताओ, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा
तो या तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो भैया देखो, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, तो डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही है, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है इन यूनिट टाइम अपॉन टाइम, कुछ टाइम में 2 सेकंड 3 सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। अब क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन बॉडी में जनरेट हो रहा है, मान लो यहाँ 0 से स्टार्ट की, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो गया अर्थ पे आते आते 3 सेकेंड में, तो आपको ये पता चल रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रही है। एक चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है सर। जब ये 0 से बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन कब होता है, जब कोई फोर्स लगता है, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, Fg, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यही लग रहा है ना सर। तो इस एक्सीलरेशन को हम क्या कह देंगे, इस एक्सीलरेशन को हम कह देंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, स्मॉल जी मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, मतलब अर्थ किसी भी बॉडी पे यही सेम अमाउंट का एक्सीलरेशन लगाती है। मतलब जब अर्थ फोर्स लगाती है तो बॉडी में यही जी जो है, अभी जी की वैल्यू आपको पता चलेगी आगे, इतने ही अमाउंट का एक्सीलरेशन बॉडी में जनरेट होता है। अब एक चीज मैं इससे आपको और क्लियर कर दूं कि बहुत टाइम पहले ही गैलीलियो ने बता दिया था कि अगर आप कोई मास 5 केजी का ले लो और कोई मास 1 केजी का ले लो, और दोनों की जो शेप हो वो ऐसी ना हो, अब ऐसी शेप मत रख देना, ये भी तुम रख सकते हो बट वैक्यूम, अगर आप इसको वैक्यूम में गिराओगे बेटा, वैक्यूम में फ्रीली फॉल कराओगे, तो ये दोनों 5 किलो का ब्लॉक और 1 किलो का ब्लॉक दोनों एक ही टाइम पे आके गिरेंगे। अगर ये 4 सेकंड में गिरेगा तो ये भी 4 सेकंड में ही आके अर्थ पे गिरेगा। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है सर, आपको क्या पता चला, अर्थ एक फोर्स लगाती है, फोर्स की वजह से फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सीलरेशन होता है सर, उस एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है सर। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलो रुई को और 10 किलो के पत्थर को या लोहे की बॉल को हम एक साथ नीचे गिरा दें तो कौन पहले पहुंचेगा, अगर वो वैक्यूम में है, वैक्यूम आइडियल सिचुएशन जहां एयर रेजिस्टेंस जो है, जो अपवर्ड एयर का रेजिस्टेंस लगता है बेटा, वो नहीं है, अगर तब दोनों बॉडीज साथ साथ पहुंचेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। उनके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 किलो के हैं कि 100 किलो के हैं, वो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे। तो ये चीज याद रखना, इसको अपना हैशटैग पॉइंट बना लेना, ठीक है। अब तो एक चीज ये हो गई बेटा, अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि वही चीज जो मैंने बताई आपको, अब वो डेफिनेशन में दे रहा है कि सिंस द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या लिखा हुआ है, अर्थ जो है बेटा वो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से करती है, और दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म क्यों लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, in the freely falling body, and hence the velocity increases at a constant uniform rate। कांस्टेंट लिख दिया, यूनिफॉर्म का मतलब भी वही होता है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। और तो ये जो एक्सीलरेशन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से। इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक्सीलरेशन है, चाहे जिस टाइप का एक्सीलरेशन हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, यूनिट तो वही रहेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। अब चलो आगे देखते हैं। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या दिया बेटा, कि whenever we apply a force in the body, ठीक है, जब भी कोई बॉडी रखी हुई है और उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F, और सपोज करो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है, बॉडी में एक्सीलरेशन जनरेट होता है, तो ये फोर्स हमेशा बॉडी के मास और उसमें फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुए एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, ओके।
तो सपोज करो कि m kg की एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन आइडियल कंडीशन। फ्री फॉल जब भी होगा तो ये समझना कि वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बस ये मान के चलो कि बॉल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर बस एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये आइडियल सिचुएशन होती है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भैया देखो बॉडी पे तो फोर्स लग रहा है और तुम्हें भी पता है बॉडी में एक्सीलरेशन कितना जनरेट हो रहा है, जी, अभी तुम पढ़े हो। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी। F इज इक्वल टू एम ए होता था। अगर हम बॉडी पे F अमाउंट का फोर्स लगाए और बॉडी में A एक्सीलरेशन जनरेट हुआ तो हम बोलते थे कि F is equal to ma, where F is equal to force applied on the body, A is the acceleration generated in the body in the direction of force applied, and mass क्या होता था, m बॉडी का। तो F is equal to ma होता था, A एक्सीलरेशन होता था, हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए हम इसको F is equal to mg लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना सर, F is equal to mg। लेट मी क्लियर द स्क्रीन, ठीक है सर। लेकिन अब ये भी पता है कि ये जो एक्सीलरेशन बॉडी में जनरेट हुआ है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से लग रहा है। यानी कि ये फोर्स कैसा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगता है, आपको पता है ना कि अगर दो मास हैं जिसमें से एक मास कैपिटल एम है, दूसरा मास, मतलब एक बॉडी का मास कैपिटल एम है, दूसरी बॉडी का मास स्मॉल एम है, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर डी है, तो यही होता है सर फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी एम एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डी स्क्वायर। आप इसको M1 M2 भी कर सकते हो, ये फोर्स लगता है। अब आपको पता है कि बॉडी पे जो F इज इक्वल टू एम जी, ये वाला फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, मैंने पहले ही बता दिया था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, यहाँ सर एक बात बताओ, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है और ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो अगर हम मान ले बेटा एक मिनट के लिए कि जो बॉडी है उसका मास कितना है, m, हमने माना हुआ है, एक्सीलरेशन कितना है उसमें, g, ये तो बॉडी पे फोर्स और एक्सीलरेशन हो गया। अर्थ लगा रहा है तो अर्थ का मास मान लो हमने ले लिया me, me मतलब मास ऑफ अर्थ, EARTH, मास ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा, मिल गया। अब रेडियस तो छोड़ो, डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या हो गई, मान लो कि ये जैसे, एक सेकेंड, मान लो कि ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d मीटर है। तब इनके और इसका मास क्या हो गया, स्मॉल m, और ये तो पूरी हमारी मदर अर्थ है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, me। अभी me की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। तो d मीटर की डिस्टेंस है, तो क्या हम इसके ऊपर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो एफ जी क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पार्टिकल या बॉडी अपॉन डी स्क्वायर। ये मिला सर एक चीज, ये इक्वेशन 1 है। और आपको ये भी पता है कि एफ जी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एम जी के बराबर है सर, ये भी आपने अभी पढ़ा है। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें सर, हम दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें सर तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा जी एम ई इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल क्योंकि ये सेम बॉडी का मास है, तो जी क्या आ गया, जी आ गया कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर। आया। अब बेटा एक बात बताओ मुझे कि अभी तो आपने पढ़ लिया डी डिस्टेंस है, लेकिन आप सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट एकदम अर्थ की सरफेस के पास हो, हमारी अर्थ ऐसे है और ये अर्थ की सरफेस पे कहीं यहाँ हो और ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ हो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, सर्किल में होता है ना बेटा।
सर्किल वृत्त, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तब के केस में क्या हो जाएगा, हम जो डिस्टेंस d थी उसको r से रिप्लेस कर सकते हैं। d क्या दिखा रहा था, दोनों अर्थ और जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस। तो हम मान लें कि वो जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे मतलब है एकदम, और सेंटर से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, r। तब हम इसको r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका जो है मेन फॉर्मूला है, GME अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, जी हुआ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। मास ऑफ अर्थ जो होता है ये 5.98 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए हम जनरली अगर आपको नहीं दिया हुआ है 5.98 तो हम 6 इंटू 10 पावर 24 केजी अज्यूम करते हैं। तो एक बात बताओ, बचा क्या, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6370 होती है एग्जैक्ट, बट यहाँ पे क्या लिया जाता है 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 6400 किलोमीटर। बट आपको पता है कि आप जब फॉर्मूला लगाते हो तो ये केजी में होता है, ये केजी में होता है, ये केजी में होता है और ये मीटर में होता है, पर ये किलोमीटर में है। तो हम इसको अगर मीटर में बदलें, क्या हमको यहाँ से 10 की पावर 3 मीटर नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो देख लो, दिखा देता हूं मैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 × 10 इज इक्वल टू 10 × 10 × 10। तो 10 का पावर 3 लिखते हैं बेटा, 10 का क्यूब। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 3 मीटर। तो यहां से r क्या बन के आ गया बच्चा, r बन के आ गया 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ये पहले ही 10 पावर 3 था, और एक सेकंड यहाँ पे केजी लिखा गया है, ये किलोमीटर होगा। सॉरी फॉर द राइटिंग, वरना कोई कमेंट कर देगा अरे सर क्या कर दिए सर। ठीक है, तो ये मीटर में आ गया 6.4 इंटू 10 पावर 6। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, क्या मिल गया बेटा, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 6.0 इंटू 10 पावर 24, और रेडियस में क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब बेटा जी की वैल्यू देख लो आप, ये वैल्यू 6.67 ही रहेगी और ये 6.0 ही रहेगी, और पावर क्या हो गई 10 की पावर 24 प्लस का और 10 की पावर माइनस 11, मतलब कि प्लस का 24 माइनस का 11। और जब कहीं ऐसे लिखा रहता है a की पावर x इंटू a की पावर y, तो उसका मतलब होता है a की पावर x प्लस y, ये होता है बेटा। तो सिमिलरली 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर माइनस 11 क्या हो जाएगा 10 पावर 30, यहां से आ गया 30। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसकी जगह और इसकी जगह 10 की पावर 13 रख दें, यहाँ पे 10 पावर 30, 6.4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का पावर 12। अब आपको ये भी पता है a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y, उसका वैल्यू क्या हो जाता है a टू द पावर x माइनस y। अब g की वैल्यू क्या हो गई सर, g की वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 6.0 डिवाइडेड बाई 6.4 का स्क्वायर इंटू 10। 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो सिर्फ 1 ही बचेगा, और इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो सारी वैल्यू मिला जुला के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपकी वैल्यू आती है, ये होती है हमारी जी की वैल्यू। अब बेटा देखो एक चीज और है, जो हमारी अर्थ है बेटा,
वो एकदम स्फीयर तो है नहीं, हल्की सी बल्जिंग शेप है, मतलब ये फिगर नहीं बनाया कायदे से बनेगा कुछ। ठीक है, मान लो ये अर्थ ही है, मान लेना। तो ये और ये, तो अगर आप देखोगे तो जो हमारी अर्थ है ना, पोल्स पे थोड़ी सी चिपकी हुई है, दबी हुई है। और पोल्स मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये जो लाइन जो पूरे अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे इक्वेटर। तो बेटा इक्वेटर जो होता है वो हमारी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में बांटता है, एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है साउथ हेमिस्फीयर। और एक बात बताओ, पोल्स पे जब दबी हुई है बेटा, तो पोल्स पे डिस्टेंस सबसे कम होगी कि नहीं? खुद सोचो, अगर एक सर्किल है प्रॉपर, तो उसकी डिस्टेंस तो हर जगह सेम होगी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये 10 मीटर है मान लो, तो यहाँ पे ये 9 ही मीटर होगा, क्योंकि दबा हुआ है ना। ये प्रॉपर ऐसे तो गया है, अगर ऐसे गया मान लो 1 मिनट के लिए, तो ये लेंथ ज्यादा होगी और ये लेंथ कम होगी ना। बस वही मैं समझा रहा हूँ। तो अब एक बात बताओ, पोल्स पे पोल्स पे रेडियस क्या होगी? मिनिमम। मतलब पोल्स पे अगर आप सेंटर देखोगे तो सबसे पास है, रेडियस मिनिमम। और इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम। तुम रेडियस छोड़ो, डिस्टेंस समझ लो। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो सेंटर से दूरी ज्यादा होगी, कि ऑब्जेक्ट अगर यहां रख दें तब सेंटर से दूरी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है ना। और तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है बेटा, और ये भी कांस्टेंट है, तो जी क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी। तो अगर आपसे पूछता है कि जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो जी की वैल्यू सबसे ज्यादा वहां होगी जहां आर की वैल्यू सबसे कम होगी। और आर की वैल्यू कहाँ पे सबसे कम है? पोल्स पे। तो यहाँ पे जी मैक्सिमम होगा पोल्स पे, और जी मिनिमम कहाँ पे होगा? जहां पे आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो आर की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा है वो कौन सी जगह है? इक्वेटर। इक्वेटर पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसलिए जी मिनिमम। को लिख के रख लेना, लॉन्ग टाइम में काम आएगा, कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा और ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस देख लो। इंपॉर्टेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, कि मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी आया था, जब ग्रेविटी का लॉ आया तो उससे हमें क्या मदद मिली? तो उससे हमको ये समझने में मदद मिली कि सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों करता है, वो भाग क्यों नहीं जाता या अर्थ से चिपक क्यों नहीं जाता, उस चीज का हमें जवाब मिला। इसने टाइड्स के कॉन्सेप्ट, आपने ज्वार भाटा सुना होगा, हाई टाइड लो टाइड, तो वो आपको जियोग्राफी में मिलेगा कि क्यों होता है। के बाद चौथा आता है कि हम अर्थ की सरफेस पे कंफर्टेबली कैसे रह लेते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये है। इसके बाद देखो, अभी आपने पढ़ा हुआ था इक्वेशन ना, आपने इक्वेशंस पढ़े हुए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा हुआ था। और आपने क्या पढ़ा हुआ था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन थे आपके। लेकिन बेटा जब आप फ्रीली फॉल करते हो तो आपको पता है वहां एक्सिलरेशन जी हो जाता है। और जब आप किसी हाइट से फॉल करोगे बेटा, तो आप जो डिस्टेंस कवर करोगे वो हाइट के फॉर्म में कवर होगी। तो इसलिए इसको हम एस को क्या कर दे रहे हैं? एक्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं, और ए को क्या कर रहे हैं? जी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल क्या बनेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ध्यान रहे कि g जब डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड, तब क्या होगा? पॉजिटिव। और जब अपवर्ड कोई चीज जाएगी तो g तो नीचे लग रहा है, और बॉडी क्या है? ऊपर जा रही है, तो g की वैल्यू निगेटिव रखाएंगे। ठीक है, कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो g की वैल्यू हम माइनस साइन के साथ रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे प्लस जीटी की जगह माइनस जीटी हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? h इज इक्वल टू यू टी
अब u की हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जरूर फ्री फॉल तो आप अभी करा रहे हो ना बेटा, लेकिन कई केस ऐसे आएंगे जहां आपको दिया जाएगा कि बॉल को नीचे से फेंका जा रहा है, तो उस केस में आपको चाहिए होगा, इसलिए आप इसको रखो हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब अगर बॉडी को एग्जैक्टली सिर्फ फ्री फॉल कराया जाएगा, जब इन बॉडीज को सिर्फ फ्री फॉल कराया जाएगा, मतलब ऊपर से छोड़ दिया जाए, ऐसा केस आएगा, तो आपका u क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे, v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, वो केस के बेस पे रहेगा, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन और नए न्यूमेरिकल्स के साथ।